पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा, धन्यवाद। सर, आरएसएस चीफ मोहन भागवत से आज सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। इसको लेकर तरह तरह की कयासबाजी शुरू हो गई है कि आखिर क्या कुछ बात इन दोनों के बीच होगी। सर इसको बता दीजिए। अगर मुलाकात होगी तो बात क्या? हाँ, क्योंकि सबकी निगाह जो है उत्तर प्रदेश पर है और आरएसएस पर है। कि उत्तर प्रदेश पर इसलिए निगाह है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, और आरएसएस पर निगाह इसलिए है क्योंकि दो खबरें आई थी। एक तो नागपुर में एक कार्यक्रम था जिसमें आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने उसको संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने मणिपुर को संदर्भित करते हुए और चुनाव को लेकर जो करवाहट आई थी उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए थे। इसके बाद आरएसएस की पत्रिका है ऑर्गेनाइजर, उसमें बड़े एक आलेख लिखे गए थे और उस आलेख में भाजपा की इस बार लोकसभा चुनाव में यह स्थिति क्यों हुई, भाजपा क्यों सिमट गई, जैसे 400 पार का नारा था उसको लेकर, तो तमाम जो भाजपा की जो कमियां थी उस आरएसएस की पत्रिका में उसको लेकर आलेख लिखा गया, हाँ जिक्र किया गया था। तो इसलिए सबकी निगाह है कि आखिर जब उत्तर प्रदेश पर सवाल है और योगी आदित्यनाथ पर सवाल है और सवाल उठा रहे हैं, आरएसएस के चीफ उठा रहे हैं, आरएसएस संगठन जो है वो उठा रहा है, तो आखिर जब दोनों की मुलाकात होगी तो बात क्या होगी? बात क्या होगी इससे पहले अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि मुलाकात कब होने वाली है और कहाँ होने वाली है। तो आरएसएस चीफ और यूपी के सीएम की मुलाकात गोरखपुर में होने वाली है, और इन दिनों जो है 5 दिवसीय दौरे पर आरएसएस के चीफ जो है गोरखपुर में हैं। गोरखपुर में इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पर संघ शिक्षा वर्ग चल रहा है और उसी में शामिल होने के लिए गोरखपुर में है मोहन भागवत। अब है कि आज रात में या कल जो है इनकी मुलाकात हो सकती है। यूपी के मुख्यमंत्री मिलने जाएंगे मोहन भागवत से, और जब सबकी निगाह जब ये है कि आखिर बात क्या होगी, तो इसमें मुख्य रूप से जो कहा जा रहा है कि वैसे भी पहले भी मोहन भागवत की मुलाकात जो है होती रही है। जब भी उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं मोहन भागवत तो एक प्रोटोकॉल जो मेंटेन करना होता है उसके तहत भी, और वैसे भी जब भी मोहन भागवत पहुंचते हैं तो योगी आदित्यनाथ उनसे ज़रूर मुलाकात करते हैं। और इस बार की मुलाकात खास इसलिए है कि शुरुआत में हमने बता दिया है कि भाजपा का प्रदर्शन जो है यूपी में बेहतर नहीं रहा इस बार के चुनाव में, और वहाँ सर्जरी उसी सिलसिले में बातचीत होगी। और जो संगठन है भाजपा का, आज भी खबर आई है कि वहाँ मीटिंग हुई है और बड़ी सर्जरी की कोशिश चल रही है, और बड़ी सर्जरी सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बिहार में भी होगी, और यह सर्जरी जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो भाजपा का संगठन है उसमें भी सर्जरी की बड़ी तैयारी है। कई बड़े बदलाव जो है भाजपा में आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो ये जो मुलाकात है इसमें योगी आदित्यनाथ तो उनसे मार्गदर्शन लेते ही हैं, शासन प्रशासन को लेकर भी, सामाजिक स्तर पर भी। और इस बार में जो चुनाव को लेकर क्या रहा, क्यों भाजपा पीछे रह गई, तो हो सकता है संभावना, इसकी बड़ी संभावना है कि ये कुछ फीडबैक जो है जरूर देंगे मोहन भागवत को, और मोहन भागवत भी लेने की कोशिश जरूर करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। इसके बाद जो सर्जरी की हम बात कर रहे हैं कि भाजपा में बड़ी सर्जरी होने वाली है, इसके बाद ये सर्जरी शुरू होगी। अभी सिर्फ बीमारी को ढूंढने की कोशिश हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश से किस तरह की खबर आती है और किस तरह का फीडबैक जो है वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ आरएसएस चीफ को देते हैं। लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया और चुनाव खत्म होते ही 2 राज्यसभा की सीटें खाली हो गई है। एक तो मीसा भारती की सीट और दूसरी विवेक ठाकुर की जो सीट है वो खाली हो गई है, और उपचुनाव होगा। किन नामों की चर्चा चल रही है सर? हाँ देखिए, 2 सीट अपने बिहार से खाली हो रही है, एक विवेक ठाकुर, एक मीसा भारती। ये दोनों अब जो है लोकसभा की सदस्य हो गए हैं, और जो नाम चर्चा में हैं
उसमें से कई नाम आ रहे हैं सामने में, जिसमें से एक नाम आ रहा है आर.के. सिंह का नाम आ रहा है। आर.के. सिंह जो है आरा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए। और आर.के. सिंह के बारे में अगर हम लोग कहेंगे तो आर.के. सिंह एक ऐसे सांसद थे, ऐसे मंत्री थे जिनकी गिनती परफॉर्मर के तौर पे होती है। हालांकि जितने भी परफॉर्मर मिनिस्टर थे पिछली सरकार में, उनको रिपीट किया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम राजनाथ सिंह का नाम ले सकते हैं, नितिन गडकरी का नाम ले सकते हैं, अमित शाह का नाम ले सकते हैं। ये सब रिपीट कर दिए गए हैं, विभाग भी इनका वही है। उसी तरीके से आर.के. सिंह भी अच्छे परफॉर्मर थे, लेकिन चूंकि वह चुनाव नहीं जीत पाए तो वो चूक गए। अब है कि बीजेपी का जो एक तबका है, जो थिंक टैंक है, उसका यह कहना है कि आर.के. सिंह को राज्यसभा में भेजा जाना चाहिए, ताकि वो अधिकारी भी रहे हैं तो वो उनके जो प्रशासनिक अनुभव है उसका लाभ जो है भाजपा को मिलता रहे। ये हो गया। या फिर भविष्य में यह हो सकता है कि आर.के. सिंह अगर राज्यसभा में भेज दिए जाते हैं तो हो सकती है कि फिर मंत्री के तौर पे शामिल हो जाएं वो, या आगे और कोई दूसरे तरह की जिम्मेदारी उनको संगठन से मिल जाए। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इनकी भी चर्चा वहाँ पर चल रही है। और एक तबका है जो उपेंद्र कुशवाहा की वकालत कर रहा है। एक तबका कह रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जाना चाहिए विवेक ठाकुर वाली सीट पर राज्यसभा में, क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। और जिस तरीके से इस बार जो कोयरी है, कुशवाहा समाज के जो वोटर्स हैं, उनके वोटर में जो बिखराव देखने को मिला, हर जगह बिखराव है, कहीं थोड़ा कम, कहीं थोड़ा ज़्यादा। शाहाबाद में ज़्यादा है, और ज़्यादा जो है उसके पीछे कई फैक्टर हैं। अब उन फैक्टर पे जाएंगे तो हम लोग का ये कार्यक्रम बड़ा हो जाएगा, लेकिन बिखरे हैं जो कुशवाहा समाज के जो वोटर हैं, वो बिखरे हैं, मतलब एनडीए के पक्ष में नहीं आए, और इसीलिए शायद हार भी हुई है। और एक नहीं, 4 सीट पे जो वहाँ शाहाबाद में हार हुई है, उसके पीछे कुशवाहा समाज का बड़ा, मतलब हाँ, बड़ा ये बड़ी भूमिका कही जा रही है कि कुशवाहा समाज जो है साथ नहीं दिए एनडीए को, बीजेपी को। मतलब ये है जो एक थिंक टैंक का कहना है कि अगर होगा तो फिर हम लोग 2025 का जो चुनाव होगा विधानसभा, उसमें कुशवाहा समाज को साध सकते हैं। तो एक ये तर्क आ गया, मतलब आर.के. सिंह। दूसरा नाम जो है उपेंद्र कुशवाहा का है। तीसरा नाम एक और आ रहा है, और वो है रमा देवी का नाम आ रहा है। रमा देवी शिवहर से सांसद हुआ करती थी, इस बार उनको टिकट नहीं मिला, सीट भी चली गई जदयू के खाते में। तो कहा जा रहा है कि जो वैश्यों में, चूंकि चुनाव के समय में इस तरह के शोर खूब सुने जा रहे थे कि वैश्य समाज जो है भाजपा से नाराज है, एनडीए से नाराज है, तो कहा जा रहा है कि अगर रमा देवी को राज्यसभा में भेज दिया जाता है तो जो ऐसे वोटर हैं जो नाराज हो रहे हैं उनको मनाया जा सकता है। और वही फिर 2025 का ही है सवाल यहाँ पर, कि 2025 में जो है ऐसे वोटर फिर बिखर नहीं जाए, छिटक नहीं जाए, तो उनको साध लिया जाए। तो एक इनका भी नाम आ रहा है बीजेपी की तरफ से कि रमा देवी को भेजा जाए। अब देखने वाली बात होती है कि आखिर भाजपा किसको भेजती है, उपेंद्र कुशवाहा को, आर.के. सिंह को, या वैश्य समाज से रमा देवी को। अच्छा, इधर से एक नाम आ रहा है, जदयू से जो एक नाम आ रहा है वो आ रहा है भोला शर्मा का। किंग महेंद्र के भाई हैं, और किंग महेंद्र को जदयू भेजती रही है उनको राज्यसभा, तो उनका भी नाम आ रहा है। और जो भोला शर्मा हैं वो इस बार के चुनाव में भी जब लग रहा था कि जहानाबाद में, तो इनका इस्तेमाल किया गया था। हालांकि जदयू के प्रत्याशी को जीत नहीं मिली, लेकिन भोला शर्मा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है भोला शर्मा को भेज दें। अगर भोला शर्मा को भेजते हैं तो मतलब भूमियार जो वोटर्स हैं उनको साधने की कोशिश जदयू के तरफ से की जा सकती है। अब इसमें 2 सीट है, तो एक जो है जदयू के पाले में और एक जो है भाजपा के पाले में यह सीट आने वाली है। तब यही मंथन का दौर चल रहा है, और जदयू भी अपने हिसाब से फीडबैक ले रही है कि किसको भेजा जाना चाहिए। भाजपा में भी एक मंथन का बड़ा दौर चल रहा है। बिहार के जो नेता हैं बीजेपी के, उन सब जब अंतिम मंथन पे पहुंचेंगे तो एक रिपोर्ट जो है केंद्र को भेजी जाएगी, मतलब जो बीजेपी जो शीर्ष नेतृत्व है उनको जाएगा, फिर वहाँ से निर्णय होगा। अब किसका किस्मत खुलता है ये देखने वाली बात होगी। करिश्मा सर, बिहार विधान परिषद में अब नया सभापति मिलेगा, वो किन किन नामों की परिषद में चर्चा चल रही है? वर्तमान के जो विधान परिषद के सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर, वो सीतामढ़ी से अब सांसद बन गए हैं। खबर ये आ रही है कि 17 या 18 तारीख को जून में वो इस्तीफा दे सकते हैं अपने पद से। तब आगे का सवाल ये होगा कि आखिर बनेगा कौन, जो करिश्मा तुम पूछ रही हो। तो इसमें 3-4 नाम तैर रहे हैं।
यह नाम हवा में है, हो सकता है कोई नया नाम भी आ तल जाए। पर। हाँ, लेकिन जो तैर रहे हैं नाम, उसमें एक नीरज कुमार हैं जदयू के, हाँ, प्रवक्ता, बड़ा गदर मचाने वाले प्रवक्ता हैं, उनका जिक्र आ रहा है। फिर गुलाम गौस का नाम भी सामने आ रहा है। फिर राम बच्चन राय का नाम सामने आ रहा है। अवधेश नारायण सिंह का नाम सामने आ रहा है। पहले भी रह चुके हैं। हाँ, पहले भी अवधेश नारायण सिंह रहा। एक एक हम बता देते हैं। देखिए, जैसे कि विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो बीजेपी से हैं, नंद किशोर यादव हैं। और विधान परिषद, इसीलिए जो होते रहा है, जो कल्चर मतलब एनडीए में दिखता है हमेशा, वो यही है कि अगर विधानसभा के अध्यक्ष ये हैं तो विधान परिषद के जदयू से रहे हैं, तो इसका मतलब जदयू से ही कोई होगा, क्योंकि बीजेपी से तो विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो जदयू से होंगे। तो ये नाम जो अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। जैसे के बारे, राम बच्चन राय के बारे में, तो राम बच्चन राय जो हैं बौद्धिक संपदा वाले व्यक्ति हैं। पटना यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के प्रोफेसर थे राम बच्चन राय, और कहा जाता है कि नीतीश कुमार से के करीबी माने जाते हैं। तो राम बच्चन राय के बारे में हो रहा है कि एक बौद्धिक आदमी को यदि हो सकता है कि इस जगह पर, इस पद पर बैठाए, एक उनका जिक्र आ रहा है। दूसरा गुलाम गौस का जिक्र आ रहा है। गुलाम गौस जो हैं एमएलसी आरजेडी से भी रहे हैं, बाद में वो फिर जदयू में चले आए और काफ़ी सीनियर हैं। और जिस तरीके से एनडीए से कोई भी मुस्लिम चेहरा जीत कर नहीं गया, कोई मंत्री एनडीए में नहीं बना केंद्र में, तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चूँकि सबको लेके चलते हैं, तो जो मुस्लिम चेहरा अभी नहीं दिख रहा है तो उसकी भरपाई करने की कोशिश कर सकते हैं गुलाम गौस को बनाकर। लेकिन गुलाम गौस के बारे में यह भी है कि उनकी पृष्ठभूमि आरजेडी की भी रही है, तो अब देखना है कि क्या करते हैं। लेकिन एक इससे संभावना लोगों में दिख रहा है कि चूंकि मुस्लिम चेहरा नहीं है कोई, तो हो सकता है कि गुलाम गौस को मौका मिल जाए। नीरज कुमार के बारे में कह रहे हैं। देखिए, नीरज कुमार हैं कि नीतीश कुमार से भी इनके अच्छे संबंध हैं, और अभी नंबर 2 पे दिख रहे हैं, चूँकि केंद्र में मंत्री बन गए ललन सिंह, तो अभी फिलहाल जो है ललन सिंह दिख रहे हैं जदयू में 2 नंबर पर फिर से। तो इनसे दोनों के संबंध अच्छे हैं। और प्रवक्ता के तौर पर एमएलसी तो लगातार हैं ही है नीरज कुमार, और जदयू के प्रवक्ता के तौर पर ये मुंह तोड़ जवाब देते हैं विपक्ष को, तो इनकी अपनी एक अलग छवि है। दूसरी बात है कि भूमिहार हैं, तो भूमिहार वोटर्स को साधने के लिए, मैसेज देने के लिए, आगे जो है विधानसभा का चुनाव है अगले वर्ष, तो हो सकता है कि नीरज कुमार भी अभी चर्चा में हैं, तो उनकी किस्मत कहीं खुल जाए। अब अवधेश नारायण सिंह हैं वैसे बीजेपी से, लेकिन उनके जो ताल्लुकात हैं, रिलेशन है, वो नीतीश कुमार से बहुत अच्छे हैं। 2 बार ऐसा हुआ है, कार्यकारी सभापति भी वो रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही है, उनको जिताने में भी, एमएलसी बनवाने में भी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि वो नीतीश के करीबी हैं, लेकिन है वो भाजपा से। उनकी भी चर्चा। हाँ, उनकी भी चर्चा है, लेकिन चूंकि भाजपा से विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो फिर इसमें फिर विधान परिषद के भी सभापति हो जाएंगे या कार्यकारी सभापति हो जाएंगे। थोड़ा इसमें ये लगता है, डाउट लगता है कि दोनों बीजेपी को ही कैसे हासिल हो जाएगा। ठीक है कि इनके नीतीश कुमार से अच्छे रिलेशन हैं, लेकिन दोनों एक ही दल से कैसे हो जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कौन किसका किस्मत खुलेगा विधान परिषद का सभापति के नाते, या हो सकता है कि अगर सभापति नहीं बने तो कार्यकारी सभापति भी बनाया जा सकता है। लेकिन अब यही सब नाम तैर रहे हैं हवा में, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर नीतीश क्या निर्णय लेते हैं इस मसले पर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।